हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 31 अक्टूबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। दो नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है टीकाकरण की तैयारी करें राज्य। दूसरी न्यूज़ है कट्टरता से जंग को फ्रांस तैयार। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। टीकाकरण की तैयारी करें राज्य। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में भारत समेत दुनिया की जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार है वो शायद अब आने वाली है। हालांकि इसके बारे में अभी कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे लग रहा है कि कोरोना का टीका जल्द आ सकता है। केंद्र सरकार ने कोरोना टीकाकरण के लिए राज्यों से तैयारी करने के लिए कहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जिला स्तर पर समन्वय और निगरानी के लिए समितियां बनाने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण का अभियान कम से कम 1 साल तक चल सकता है। प्राथमिकता के आधार पर समूह बनाकर टीका लगाया जाएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों जैसे डॉक्टर, नर्स को टीका लगाए जाएंगे। टीके के लिए कोल्ड चेन से लेकर उसे सुदूर और जटिल इलाकों तक पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर समन्वय समितियां बनाने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में 26 अक्टूबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने मुख्य सचिव के नेतृत्व में राज्य संचालन समिति यानी कि एसएससी, अतिरिक्त सचिव, मुख्य सचिव या प्रधान सचिव के नेतृत्व में राज्य कार्य बल और जिलाधिकारियों के नेतृत्व में जिला कार्य बल गठित करने का सुझाव दिया है। पत्र के साथ उन्होंने अनुलग्न भी जोड़ा है जिसमें यह बताया गया है कि इन समितियों को क्या क्या करना है। नेक्स्ट है कट्टरता से जंग को फ्रांस तैयार। 2 हफ्ते के भीतर 2 आतंकी हमलों का सामना करने वाले फ्रांस ने मजहबी कट्टरता से खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। फ्रांस की एक पत्रिका में प्रकाशित पैगंबर के कार्टून से शुरू हुआ विवाद और बिगड़ता जा रहा है। दुनिया के कई देशों में फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कई अन्य देशों ने फ्रांस का समर्थन किया है। फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड डारमानिन ने शुक्रवार को कहा कि देश में और आतंकी हमले हो सकते हैं। इसको देखते हुए पूरे देश में खासकर चर्चों और स्कूल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। उन्होंने कहा कि फ्रांस ने इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान कर दिया है। इस लड़ाई में हम घरेलू और बाहरी दुश्मनों के साथ लड़ रहे हैं। गृह मंत्री का एक बयान नीस शहर के एक चर्च में हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद आया है। नीस में एक महिला का सर कलम करने और दूसरे को अन्य 2 लोगों की हत्या करने का हमलावर ट्यूनिस का रहने वाला था। वह इटली होते हुए 9 अक्टूबर को फ्रांस पहुंचा था। हमलावर ने गुरुवार सुबह अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए लोगों पर हमला किया। बाद में पुलिस ने उसे दबोच लिया था। उसके पास से 3 चाकू बरामद किए गए थे। उससे संपर्क के संदेह में 47 साल के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। तो ये नेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है तुर्की ग्रीस में 7.0 तीव्रता का भूकंप। एजियन सागर में शुक्रवार को जोरदार भूकंप आया। इसके झटकों से तुर्की से ग्रीस तक की धरती कांप उठी। रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.0 मापी गई। तुर्की में इमारतें गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई। भूकंप के चलते घबराहट में लोग सड़कों पर निकल पड़े और अपनी जान को बचाया। इस्तांबुल व ग्रीक के समोस द्वीप में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोनों देशों में समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी और तुर्की के इजमिर शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कई और क्षेत्रों को प्रोत्साहन देगी सरकार, ये स्टेटमेंट दिया है नीति आयोग ने। दूसरा है अमेरिका यूरोप के बेहतर प्रदर्शन से भारतीय निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने शुक्रवार को कहा कि सरकार कई और सेक्टरों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव या पीएलआई देने की तैयारी कर रही है। उद्योग संगठन फिक्की के एक कार्यक्रम में उन्होंने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी या ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डाला। कुमार ने कहा कि वर्तमान में सड़कों पर करीब 85% वाहन 2 पहिया और तिपहिया हैं। हम चाहते हैं कि भविष्य में ये इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील हों। हमने 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों की चार्जिंग के लिए मानक भी निर्धारित कर लिए हैं। निवेशकों के लिए मौका और सुविधाओं के
बारे में कुमार का कहना था कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करते वक्त हमारा ध्यान उन पर भी रहता है जो भारतीय बाजार में भरोसा जता चुके हैं और बड़ा निवेश कर चुके हैं। उन्हें हम बेहतर लॉजिस्टिक और बहुत ज़्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं मुहैया कराना चाहते हैं। इसी वजह से सरकार PLI योजना लेकर आई, जो जल्द लगभग 10 सेक्टरों के लिए लागू हो जाएगी। नेक्स्ट है अमेरिका यूरोप के बेहतर प्रदर्शन से भारतीय निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद। इस वर्ष तीसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर में अमेरिका व यूरोप की अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने से भारतीय निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। भारतीय निर्यात में अमेरिका व यूरोप की हिस्सेदारी 34% है। तीसरी तिमाही में अमेरिका की GDP में 33%, तो यूरोप जोन की GDP में 12% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यूरोप जोन में फ्रांस, इटली और स्पेन की GDP में जुलाई सितंबर में अच्छी रिकवरी हुई है। इस वर्ष दूसरी तिमाही में अमेरिका व यूरो जोन की GDP में गिरावट दर्ज की गई थी। निर्यातकों ने बताया कि अमेरिका व यूरोप की GDP बढ़ने से निश्चित रूप से उनके निर्यात ऑर्डर में बढ़ोतरी होगी। भारतीय निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 16% है। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत ने अमेरिका को $53 अरब यानी लगभग 3.97 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया था। इस अवधि में भारतीय वस्तुओं का कुल निर्यात $330 अरब यानी लगभग 24.75 लाख करोड़ रुपए मूल्य का रहा। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है अपनी महत्ता खोता संयुक्त राष्ट्र। यदि विश्व की सबसे बड़ी संस्था स्वयं को समय के साथ नहीं बदलती तो उसका प्रासंगिक बने रहना कठिन होगा। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है लोकतांत्रिक विषयों के जानकार एवं वरिष्ठ स्तंभकार A सूर्य प्रकाश द्वारा। दूसरा आर्टिकल है एकजुट भारत के असल वास्तुकार। यह सदैव स्मरण रहना चाहिए कि सरदार पटेल ने विश्व इतिहास के सबसे अहम एकीकरण को अंजाम दिया। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। तीसरा आर्टिकल है खतरनाक अतिवाद। भारत में जिस तरीके से कट्टरवाद पहले से ही था, अब वो और जैसे फ्रांस में हुआ है, इन सब पर लिखा गया है आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। अपनी महत्ता खोता संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र यानी UN ने हाल में अपनी हीरक जयंती मनाई। इन पिछले 75 वर्षों में दुनिया खासी बदल गई है। गुजरे जमाने की महाशक्तियों की ताकत जहां कमजोर हुई है, वहां भारत जैसे नए खिलाड़ी उभरे हैं जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बल्कि दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश होने के साथ ही एक बड़ी आर्थिक ताकत है। इस दौरान आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे नए मुद्दे भी उभरे हैं। उन्होंने सामान्य जीवन में गतिरोध का खतरनाक खतरा उत्पन्न किया है। इसके बावजूद UN है कि सुधरने के लिए तैयार नहीं है। वह भारत जैसे देश को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने में हिला हवाली का परिचय दे रहा है। यदि यह स्वयं के साथ नहीं बदलती तो भला कैसे प्रासंगिक रह जाएगी। करीब 135 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को स्वर देते हुए प्रधानमंत्री का संकेत यही था कि भारत का संयम क्षीण पड़ता जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जहां 91.1 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें से 60 करोड़ ने पिछले साल आम चुनाव में मतदान दिया था। यह दुनिया का सबसे विविधतापूर्ण देश भी है, जिसकी संस्कृति एवं भाषाई विविधता की दुनिया में अन्यत्र तुलना भी नहीं की जा सकती है, और जहां दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों के अनुयायी रहते हैं। भारत में 121 भाषाएं और 270 बोलियां हैं। भारत में दुनिया की 18% आबादी वास करती है, और वर्ष 2027 में वह चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन जाएगा। अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति के लिहाज से भारत विश्व के शीर्ष 5 देशों में शुमार है। साथ ही वह संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है और उन 26 देशों में से एक है जिसने 1942 की पहली कॉन्फ्रेंस में हस्ताक्षर किए थे। दुनिया के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र के गौरवान्वित नागरिक होने के नाते भारतीयों को इस मांग का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र अपनी मूलभूत अवधारणाओं के प्रति कटिबद्ध रहे। क्या यह अजीब बात नहीं है कि खुद संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में उल्लेख है कि वह महिलाओं और पुरुषों के अधिकारों में कोई भेदभाव नहीं करेगा और सभी छोटे बड़े देशों को एक दृष्टि से देखेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारतीय धैर्य की सीमा को अवश्य समझना चाहिए। वह यह भी समझ रहे हैं कि एक नए आशावादी, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत का भी उदय हो रहा है। यह सच है कि
7 दशक पहले सदियों तथा औपनिवेशिक दास्तां की बेड़ियों से मुक्ति के बाद भारत आर्थिक दुर्दशा का शिकार था, जिससे वह अपने वाजिब अधिकारों के लिए आवाज उठाने की स्थिति में नहीं था। भारतवर्ष 2022 में अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र को इस अवसर को इस रूप में भुनाने के लिए निश्चित रूप से तत्पर रहना चाहिए कि लोकतंत्र ही मानव द्वारा इजाद की गई सबसे सभ्य राजनीतिक प्रणाली है और वह भारत को शीर्ष क्रम में शामिल करने के लिए आमंत्रित करे। नेक्स्ट है एकजुट भारत के असल वास्तुकार। एकता में शक्ति है, यह शायद वह सबसे पहला पाठ है जो मैंने स्कूल में आरंभिक दिनों में सीख लिया था। महान शिक्षक विद्यार्थियों के मन में एक स्थायी छाप छोड़ते हैं। शिक्षक वास्तव में राष्ट्र के पोषण करता है। विश्वविख्यात तक्षशिला विश्वविद्यालय के ऐसे ही एक महान शिक्षक आचार्य चाणक्य थे, जिनके अनुसार शिक्षक साधारण नहीं होते, शिक्षक की निर्माण या विध्वंस का निर्णय लेते हैं। सब जानते हैं कि चाणक्य एक महान राजनीतिज्ञ थे। उनके जीवन का उद्देश्य उपमहाद्वीप को एक अखंड भारत के रूप में संगठित करना था। उन्होंने उपमहाद्वीप के विभिन्न राज्यों को जोड़ने का महत्व साझा और उपनिवेश के पूरे भूगोल को एक राज्य व्यवस्था में बांधने का संकल्प लिया था। 2014 में हमारे प्रधानमंत्री ने एकजुट नेतृत्व में राजग के सत्ता में आने के बाद भारत सरकार ने सरदार पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ताकि उनके अविस्मरणीय योगदान, उनकी सेवा को उचित सम्मान दिया जा सके। आज जब हम राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं तो सरदार पटेल के दृढ़ संकल्प, समर्पण, राजनीतिक और अदम्य इच्छा शक्ति के साथ भारत को एक करने के प्रयासों के लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गोधरा अदालत के एक वकील से लेकर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे युवा लोकतंत्र के नेता की अपनी यात्रा में सरदार पटेल ने एकता को सबसे ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने खेड़ा और बारदोली में किसानों के हितों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ एकीकृत किया। किसानों की भूमि, संपत्ति और आजीविका के साधन जब्त किए जाने के बावजूद भी 1918 का खेड़ा सत्याग्रह किसानों की एकता और अनुशासन का प्रतीक है। इसके साथ ही यह समर्थन का भी संकेत है जो सरदार पटेल के नेतृत्व और विचारों को किसानों से मिला था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार सरदार पटेल की विरासत को गौरव के साथ उजागर कर रही है। उनके नेतृत्व में विभिन्न मंत्रालय एकजुटता का काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत विनिमय कार्यक्रम, युवा उत्सव और भाषा सीखने जैसे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी भारतवासियों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक एकीकरण का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लेकर आत्मनिर्भर भारत के आह्वान तक उनका नेतृत्व सरदार पटेल द्वारा दिए गए एक भारत को श्रेष्ठ भारत में बदलने की एक विराट प्रतिबद्धता प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है खतरनाक अतिवाद। भारत ने मजहबी कट्टरवाद और जिहादी आतंकवाद से जूझ रहे फ्रांस के साथ एकजुटता प्रदर्शन कर इसलिए सही किया क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश फ्रांस सरकार के रवैये से असहमति जताने के नाम पर धार्मिक अतिवाद को खाद पानी देने का काम कर रहे हैं। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने ट्विटर पर जिस तरह जहर उगला, उससे यही पता चलता है कि मजहब की आड़ में किस तरह नफरत और उन्माद फैलाने का काम किया जा रहा है। ट्विटर ने उनके जहरीले ट्वीट को तो हटा दिया, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उन्हें उनके अकाउंट को बनाए रखा। यह रवैया मजहबी कट्टरता के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई को कमजोर करने वाला है। उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि चाहे पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान हो या तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन या फिर महातिर मोहम्मद, इनमें से किसी ने पेरिस में शिक्षक का गला काटने की खतरनाक घटना के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन फ्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार की मांग को हवा देने के लिए आगे आ गए। ओसामा बिन लादेन को शहीद बताने वाले इमरान और चर्च को मस्जिद में बदलने वाले एर्दोगन जैसे नेता कभी भी इस्लाम के अमन पसंद रूप को उभारने में सहायक नहीं बन सकते। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए, दिल्ली के लिए प्ले ऑफ में पहुंचना लक्ष्य। चेन्नई सुपर किंग्स को गुरुवार को मिली जीत के साथ मुंबई इंडियंस का प्लेऑफ में स्थान पक्का हो गया। अब शनिवार को मुंबई दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उतरेगी और दिल्ली का लक्ष्य भी प्लेऑफ में पहुंचना होगा।
दिल्ली के 12 मैचों में 14 अंक है, मुंबई को मात दे उसको उसके 16 अंक हो जाएंगे और वह भी लगभग प्ले ऑफ में जगह बना लेगी। तो ये आज का यानी 31 अक्टूबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।